नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं। कहा यह जाता है कि अगर किसी देश में आपको बड़ा बदलाव करना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। उसी के ध्यान में रखते हुए लगभग 34 वर्षों बाद, जो कि 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, वह लगभग 34 वर्ष बाद आज 2020 में परिवर्तित कर नई शिक्षा नीति भारत में लागू करने के लिए प्रस्तावित है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो आइए हम देखते हैं कि इस नई शिक्षा नीति 2020 में कौन कौन से वह मुख्य बिंदु हैं जो इसे पिछली शिक्षा नीतियों से अलग करते हैं या उससे बेहतर करते हैं। तो हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान ले रही है, और यह शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंजन, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी हैं, के समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी के प्रस्तुत करने के साथ ही जो उच्च शिक्षा विभाग था, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता था, अब इस शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब इस शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय एक अलग मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। वहीं जो इसमें मुख्य बात थी, 1986 में प्राथमिक स्तर में बच्चे का एडमिशन 5 वर्ष के बाद होता था, यानी कि 6वें वर्ष में एडमिशन होता था। किस क्लास में? फर्स्ट क्लास में होता था। लेकिन अब यहां पर नर्सरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तीसरे साल में ही विद्यालय में एडमिशन दे दिया जाता है। दूसरा जो प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिलेगा नई शिक्षा नीति में, तो 1986 से अब तक जो चला आ रहा था 10+2 फॉर्मेट चल रहा था, जो कि बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, और वह अब बदल के क्या हो रहा है 5+3+3+4, यानी कि अब यह जो स्ट्रक्चर होगा वह 5+3+3+4 होगा। आप ध्यान देंगे कि 6, 10 और 2 मिला के हो रहा है 18 वर्ष, यानी कि 12वीं 18 वर्ष में बच्चा पास करता था। अब नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है 5+3+3+4। आप देखेंगे कि 5+3 यानी कि 3 वर्ष में एडमिशन ले रहा है, तो यह भी 18 वर्ष में ही 12 पास करेगा। यानी कि अगर एक तरह से उम्र के आधार पर देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इससे भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस शिक्षा नीति में, जो कि अब तक स्ट्रीम सिस्टम चलता था, उस स्ट्रीम सिस्टम को अब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। आप क्या करते थे, पहले आर्ट्स साइड या साइंस साइड पढ़ते थे, जो कि अब पूरी तरह से इस नई शिक्षा नीति में आपको समाप्त मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा में भी आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा। आप अब तक उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन करते थे, फिर 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत ही मल्टी एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट का भी प्रोग्राम इसमें रखा गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो जीडीपी खर्च होती थी, यानी कि जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था, लेकिन अब वह बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। वह भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है। तो आइए इसे और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करें। तो खासकर हम सबसे पहले बात करें कि इसकी जो नई शिक्षा नीति है, यानी कि जो डिजाइन किया गया है 5+3+5+4 डिजाइन की गई है, उसमें 5 क्या है, यानी कि 5 क्या है, एक फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। और इसमें जो मुख्य बात होगी क्या होगी कि वहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा। आप जानते हैं कि शुरू में बच्चों को क्या होता है, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जबकि आज की जो पद्धति शुरू हुई है, जो पब्लिक स्कूल की पद्धति हुई है, बच्चों को शुरू से ही बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े किताबें
बहुत ढेर सारी किताबों का बोझ लाद दिया जाता है, जबकि बच्चों का जो समय होता है वो खेलने का समय होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति को डिजाइन किया गया है, जिसके तहत जो फाउंडेशन स्टेज है उसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम 3 वर्ष जो होगा वो प्री प्राइमरी स्कूल होगा, जो एक तरह से प्ले स्कूल होगा। इसमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को अब स्कूल में खेल सिखाया जाएगा। खेल खेल में ही जो वो पढ़ लेते हैं, जो वो सीख लेते हैं, कुछ ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होगा, किसका, शिक्षा का कोई सिलेबस नहीं होगा। ये पूरी तरह से खेल पर आधारित पूरे 3 साल उनको बिताया जाएगा, और साथ ही साथ उनको एग्जाम नहीं होगा, इसलिए उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब किस क्लास में जा रहे हैं। तो चूंकि ये 3 साल जो है पूरी तरह से प्ले स्कूल होगा। आप जानते हैं कि अगर फॉरेन में देखें तो बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, जिसे मॉन्टेसरी पद्धति कहा गया, या आप कहें तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो गांधी जी द्वारा लाई गई थी, प्रोजेक्ट पद्धति, ये बहुत से ऐसे किंडरगार्टन पद्धति, ये सब इसी की समरूप पद्धतियां हैं। वहां पर क्या बच्चों को एक तरह के गार्डन में रखा जाता है, एक तरह के खेल के वातावरण में रखा जाता है, एक तरह से प्ले स्कूल, यानी कि खेलने की वो सारी सामग्री रखी जाती है। और साथ ही साथ उस खेल खेल में बच्चों को जनरल चीजें जो शुरुआती दौर में जो पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी स्कूल में सिखाया जाता है, वो सारी चीजें खेल खेल में वो सीख लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब यहाँ पर बच्चों में क्या होगा कि खेलने की भावना विकसित होगी, जिससे क्या होगा कि वह स्कूल जाना पसंद करेंगे। जो आप देखते थे कि बच्चों को स्कूल भेजने में माता पिता को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, बच्चे जल्दी स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे शुरू में, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे स्कूल जाना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वहां उन्हें क्या, खेलने के लिए मिलेगा। तो ये 3 साल क्या होगा, प्री प्राइमरी स्कूल का होगा, जो पूरी तरह से प्ले स्कूल होगा। वहीं जो 2 साल होगा, यानी कि फंडामेंटल स्टेज का अंतिम 2 साल जो होगा वो पहली क्लास और दूसरी क्लास का होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ाया जाने लगेगा। जैसे जो भी लैंग्वेज के प्रथम पाठशाला होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर अब दी जाने लगेगी। तो जो 2 साल होगा वो फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि इस फंडामेंटल स्टेज में वह दूसरी क्लास, यानी कि क्लास सेकेंड क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं किसमें, 5+3 में पहुंचते हैं। तो 3 क्या है, 3 वर्ष की प्रीपेटरी स्टेज होगी, यानी कि ऐसा स्टेज जो 3 वर्ष का होगा, और इसमें किस क्लास को रखा जाएगा, 3, 4 और 5 को रखा जाएगा। और यहाँ पर एक शुरुआत होगी किसकी, एग्जाम की शुरुआत होगी। अब यहाँ पर बच्चों से एग्जाम लिया जाएगा, और वह पढ़ाई किस तरह की होगी, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं में किस तरह की पढ़ाई होगी, स्टडी विथ एक्टिविटीज पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि उनको बोझ की तरह लगे, जो भी पढ़ाया जाएगा वह उनकी एक्टिविटी के साथ होगा। आप कह सकते हैं कि एक तरह के छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, उस टास्क के अनुसार उनको स्टडी कराया जाएगा। यानी कि जो वो पहले खेल के साथ खेल रहे थे, लेकिन वह अब एक टास्क ओरिएंटेड स्टडी होगी, और वह एक्टिविटी करते हुए अध्ययन करेंगे इन तीनों क्लासों में। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लैंग्वेज में आप यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की बात की जा रही है, यानी मातृभाषा की बात की जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे राज्य मातृभाषा में पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ वह राष्ट्रीय भाषा को भी चुन सकते हैं। लेकिन जैसे अगर गुजरात का बच्चा है तो गुजराती में पढ़ेगा 5वीं तक, यानी कि जो तीसरी, चौथी और 5वीं स्टेज है वो मातृभाषा में ही पढ़ेगा। और अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो तमिल में पढ़ेगा। इसी तरह से जो भिन्न भिन्न राज्य हैं उनकी अपनी जो मातृभाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। आइए अब अगला जो स्ट्रक्चर में आता है +3 क्या है, +3 है कि 6, 7 और 8। अब यहीं से एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और जो कि अब तक का सबसे बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं।
यहाँ पर अब उच्च प्राथमिक स्तर इसको कहा जाएगा, जो 3 साल का होगा, इसमें क्लास 6, 7 और 8 रखा जाता है। यहाँ पर अब बच्चों को क्या कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, जो आप कहाँ सीखते थे, जाके आईआईटी में सीखते थे, या आप जब बीसीए एमसीए करते थे, या कोई ऐसा स्पेशल कंप्यूटर कोर्स जब आप करते थे तब आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वह कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, जिससे आप विभिन्न तरह के मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स, विभिन्न तरह के नए नए एप्स डिजाइन कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर कोडिंग के आधार पर, जो कि बच्चों को 6 क्लास से ही सिखाया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए, और बच्चे इसे ज्यादा पसंद करेंगे, जल्दी सीखेंगे, और इसी आधार पर बच्चे, अगर जो बच्चे इस क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे, वह विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर या नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सक्षम होंगे। वहीं यहीं पर वोकेशनल एजुकेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर आपको व्यावसायिक शिक्षा लेनी होती है तो आप क्या करते हैं, आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। तो अब वो चीजें क्या है, आपको कहां पे 6 स्टेज में ही मिलने लगेगी। आप कारपेंट्री करना चाहते हैं तो आप बढ़ेगिरी आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। आप प्लम्बर, नलसाज अगर आपको पसंद है तो आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। फीटर पसंद है तो आप यहीं पर पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा यहीं से प्रारंभ कर दी जाएगी। यह कहां पर, उच्च प्राथमिक स्तर से ही, यानी कि 6, 7, 8 में ही आपको वोकेशनल एजुकेशन देना लगेगा। यानी कि बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो क्या होता है कि अब वोकेशनल लैंग्वेज ले सकता है, और साथ ही साथ वो स्पेशल एजुकेशन भी कर ले सकता है। किसी जैसे कहा जाए कि एक तरह से अप्रेंटिस भी कर सकता है इस तरह से। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है, अलग अलग आपको मैथ, साइंस, आर्ट या जो सब्जेक्ट हैं, अब उन सब्जेक्ट से आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परिचय कराया जाने लगेगा। और यहाँ पर भी आप चूंकि जानते हैं कि अब यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो एग्जाम भी होना शुरू हो जाएगा। वहीं अब जो इस शिक्षा नीति के स्ट्रक्चर में आता है, वो 9th, 10th, 12th और 12 आता है, जिसे आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अभी तक जानते थे। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अभी तक जब आप पढ़ने जाते थे 11वीं 12वीं में, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था। मम्मी पापा पूछते थे या मम्मी पापा कहते थे कि आप आर्ट लेंगे कि साइंस लेंगे, साइंस लेंगे आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, या आप मैथ नहीं कर पाएंगे तो आप आर्ट ले लीजिए, तो या इंग्लिश लीजिए या ले लीजिए। तो ये सारी समस्याएं अब यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रीम सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया है। और यह जो उच्च प्राथमिक या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो स्कूल होगा वो कितने 4 वर्षों का होगा, 9th, 10th, 12th, 11th एंड 12th, ये 4 क्लास इस स्टेज में आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो आप अब तक का जो नया बदलाव आप देखेंगे, जो कि पिछली शिक्षा नीति में नहीं था, कि अब यहाँ पर आप फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। चूंकि कंपल्सरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, फिर भी आप चाहें तो जापानीज पढ़ सकते हैं, अमेरिकन पढ़ सकते हैं, यानी कि जो भी लैंग्वेज है वो आप पढ़ सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि जब आपका स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो गया है तो आप क्या मल्टी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मल्टी सब्जेक्ट पढ़ने का तात्पर्य है कि अब आर्ट और साइंस का समस्या नहीं है। आपको फिजिक्स पसंद है, साथ ही साथ आपको इतिहास भी पसंद है, तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, इतिहास पढ़ सकते हो। अगर अकाउंटेंसी पसंद है तो आप अकाउंटेंसी भी वहीं पढ़ सकते हो। आपको जूलॉजी पसंद है तो जूलॉजी पढ़ सकते हो। यानी कि आप एकदम स्वतंत्र हैं अपनी मनपसंद सब्जेक्ट लेने के लिए। यहाँ पर कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप साइंस के हैं तो आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, या आर्ट के हैं तो कॉमर्स का नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए आपको एकदम स्वतंत्रता मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में अपने आप को पारंगत कर सकते हैं, या आसानी से आपको जिस चीज में रुचि है उसको आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो, आर्ट का। चूंकि यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम को ही समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो क्रिएटिव थिंकिंग से होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। नए नए प्रोजेक्ट को खुद डेवलप करना होगा।
और आपकी बच्चों के यहाँ पर नई क्रिएटिविटी की परीक्षा होगी। हर बच्चों में कुछ न कुछ नया करने की जो एक अभिक्षमता होती है, जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है, उसको बाहर निकालने का एक माध्यम होगा विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट वर्क देकर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग की भी बात की गई है। और साथ ही साथ जो इसका एग्जाम होगा वो भी आपको इस नई शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिलेगा कि अब तक जो परीक्षाएं होती थी वो सालाना होती थी, यानी कि साल में एक बार परीक्षा होती थी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम का लाभ जो होता है वो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें बच्चों में हमेशा पढ़ने की ललक रहती है। अब तक क्या होता था, साल भर बाद परीक्षा होनी है तो चलिए जब एग्जाम आएगा तो बच्चे लास्ट में एग्जाम में पढ़ना शुरू करते हैं और फिर एग्जाम दे देते हैं। लेकिन जब आप सेमेस्टर सिस्टम करेंगे तो बीच बीच में जब एग्जाम होते रहेंगे तो उससे क्या है, पढ़ने की कंटिन्यूटी बनती है और बच्चों में पढ़ने की एक निश्चित निरंतरता देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव कहा जाएगा नई शिक्षा नीति में कि सेमेस्टर एग्जाम लागू किया गया है। कहां पर, हायर सेकेंडरी स्कूल में ही आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण बदलाव उच्च शिक्षा नीति में भी आपको मिलेगा और वो भी बहुत ही व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा जो कि पुरानी शिक्षा नीति से एकदम भिन्न है। आप अब तक क्या देखते थे कि यूजी आप करते थे तो आप 3 वर्ष में यूजी करते थे, साथ ही साथ आप बीए करते थे, बीएससी करते थे और बीकॉम करते थे। इसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आप जब पहले ही स्ट्रीम सिस्टम समाप्त कर दिए हैं तो बीए, बीएससी और बीकॉम भी पूरी तरह से आपको समाप्त मिलेगा, वहां पर कोई नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखें कि ग्रेजुएशन में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था होगी। ये क्या चीज है, आइए इसको भी अभी समझते हैं। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट की व्यवस्था ये है कि अब तक क्या होता था कि आप ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी या बीकॉम कर रहे हो, तो आपको 3 साल तक जब आप कर लेते थे, यानी कि तीनों साल कंप्लीट कर लेते थे, तब आपको बीए की डिग्री दी जाती थी, तभी आपकी वह डिग्री मान्य होती थी। अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो वह डिग्री बेकार हो जाती थी, किसी काम की नहीं रहती थी। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर एक नया सिस्टम लागू किया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, यानी कि चूंकि बीए बीएससी है नहीं, सीधे सीधे क्या है, ग्रेजुएशन अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। वहीं अगर आप चाहें तो 1 साल पढ़ने के बाद आप छोड़कर चले जा सकते हैं, आप दूसरा कुछ आपको पसंद है तो वहां चले जा सकते हैं। तो आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होगा जिसे आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा। अगर आप दूसरा वर्ष भी पढ़ लेते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा, ग्रेजुएट आप डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा कर लिया है और वह 2 वर्ष में होता है। वहीं जब आप 3 वर्ष पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रेजुएट डिग्री दी जाती है, यानी कि अब आप ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिलती है। अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखें कि ग्रेजुएशन क्या है, 4 वर्ष का आपको दिख रहा है। अगर अब 4 वर्ष का अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्या, रिसर्च ग्रेजुएशन आप रिसर्च की डिग्री मिलती है। तो ये ग्रेजुएशन जो हो गया वो 4 वर्ष का हो गया। अब आप कहेंगे कि तो अगर आपको किसी कोई नौकरी करने जाना है या किसी जॉब में जाना है या आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो सारा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री और ग्रेजुएशन रिसर्च। तो आप ध्यान देंगे कि अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो आप जॉब के लिए आप 3 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तो 3 वर्ष की डिग्री है तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 3 वर्ष डिग्री कर लिए हैं तो वो भी आप ग्रेजुएट की कंप्लीट डिग्री मानी जाती है। अब इसमें जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का जो प्रोग्राम है, आप अगर 1 साल आपने करके छोड़ दिया है तो आप 10 वर्ष बाद भी आएंगे तो आपको सेकंड ईयर का डिप्लोमा में एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, जो कि अब तक नहीं था ऐसा नियम। आप फर्स्ट ईयर छोड़
करके छोड़ दिए, आप 10 वर्ष बाद आएंगे तो पता लगेगा वो आपकी डिग्री बेकार है, आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉस होता था बच्चों का। अब यहां पर क्या है, किसी भी समय आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और किसी भी समय आप निकल सकते हैं। इसी को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रोग्राम कहा गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब ये चौथा प्रोग्राम है, ये बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो आपको एक स्पेशल डिग्री दी जाती है जिसे ग्रेजुएशन ऑफ रिसर्च कहा जाएगा। इसका लाभ आपको विभिन्न तरह के अनुसंधानों या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में भी मिलेगा। तो आइए हम अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद उच्च शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या बदलाव हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप जान रहे हैं कि हायर सेकेंडरी से ही स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर भी एमए, एमएससी और एमकॉम पूरी तरह से समाप्त माना जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए, आप देख सकते हैं 1 साल या 2 साल का हो सकता है, यानी कि 1 साल भी आप करेंगे तो ग्रेजुएशन होगा। आप कहेंगे कि 1 साल कौन कैसे ग्रेजुएशन होगा, तो जिसने 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट किया है वह अगर पीजी करना चाहता है तो उसे 1 वर्ष में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आपने 3 वर्ष का यूजी आपने किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 2 वर्ष पढ़ना होगा। यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष में भी कर सकते हैं और 2 वर्ष में कर सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन कितने वर्ष में किया है। 3 वर्ष में किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष में करेंगे, और 4 वर्ष में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप 2 वर्ष में करेंगे। साथ ही साथ आप एक और भी महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति में देखने को मिलती है कि अब एमफिल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और पीएचडी को अभी तक रखा गया है। और पीएचडी क्योंकि डॉक्टरेट डिग्री है, तो यह एक तरह से जो लोग 4 वर्ष का यूजी कर लिए हैं उनके लिए बेनिफिट होगा और वह आगे पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यह उच्च शिक्षा तक का एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। अब हम बात करें कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं क्या है, कि इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को रखा गया है। इसका क्या मतलब है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि आप विभिन्न तरह के एकेडमिक में जब पढ़ते थे तो वहां पर किसी भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ें, किसी भी संस्था में पढ़ें, तो आपको जो डिग्री होगी आप एक तरह से डिजिटल अकाउंट की तरह काम करेगा। आपके डिजिटल अकाउंट में उसको आपके जो भी क्रेडिट होगी, आपके जो नंबर होंगे, आपके जो परफॉर्मेंस होगी, आप में जो स्पेशल चीजें होंगी वो उस क्रेडिट में जुड़ती जाएंगी। आप ऐसा नहीं कि आपको डिग्री ले लेके घूमना पड़ेगा, एक डिजिटल कोड आपको मिलेगा। आप कहीं भी नौकरी में जाएंगे, आप आगे किसी भी नए कोर्स में एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके एकेडमिक बैंक क्रेडिट से बहुत ही आसानी से पता लगा लिया जाएगा कि आपकी कितनी क्रेडिट है। उसी के आधार पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या तो अन्य परीक्षाओं में आपको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्कूल फीस है उसको फ्री रखा गया है, और क्या तो एक निश्चित इसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा, वो आगे की रणनीति में तय होगा, क्योंकि अभी जो शिक्षा नीति है उसको पूरी तरह से लागू होने में काफी समय लगेगा। तो जो फीस है, जो स्कूल फीस है वो तो फ्री होगी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी एक निश्चित एमआरपी, जैसे आप विभिन्न सामानों पे देखते हैं कि एमआरपी होता है, उसी तरह से उनके लिए भी एक निश्चित होगा कि इससे अधिक आप फीस नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि चूंकि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब तक क्या होता था कि आप एग्जाम देते थे, आपको मार्क्स मिलता था, वो आपका रिजल्ट होता था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट के साथ साथ आपका सेल्फ इवेल्युएशन भी होगा। आपको खुद से अपने आप को नंबर देना होता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप जानते हैं एक मनोवैज्ञानिक है रोजर्स, जो अपने आप को सेल्फ को जानने के लिए 2 तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप किए, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यक्ति क्या बनना चाहता है और क्या है वो खुद जानता है। तो इस आधार पर अगर आप ये निर्णय लेने लगते हैं कि मुझ में क्या क्षमता है, मैं क्या हूं, तो आप अवश्य ही अपनी
जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ अपने आप को उन्मुख करेंगे और अवश्य ही एक नया बदलाव होगा। यानी कि जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट में आपका अपने द्वारा भी मार्क दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके दोस्तों द्वारा भी, आपके क्लास फ्रेंड्स द्वारा भी मार्क्स दिया जाएगा। इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा कि आप अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाकर रखेंगे। और आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है, शुरुआत से अगर किसी बच्चे में ऐसी चीजें डेवलप होती हैं तो वो एक अच्छे राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आएगा और एक तरह से एक कुशल सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण उसके अंदर होगा और वो सभी के साथ नैतिक रूप से व्यवहार करने में सफल होगा। साथ ही साथ इसके बाद आपको टीचर से भी मार्क्स मिलेगा। यानी कि जो रिजल्ट आपका बनेगा आप देख सकते हैं कि वो आपके मार्क्स से बनेगा, आपके सेल्फ के इवैल्यूएशन से बनेगा, फ्रेंड्स के इवैल्यूएशन बनेगा और टीचर्स के इवैल्यूएशन से बनेगा। इतनी चीजों के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा या रिजल्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आपका होगा वह बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा। तो आपको उसी तरह से अपने आप को तैयार रखना होगा। साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें एक और आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि लगभग टॉप 100 यूनिवर्सिटियां जो कि विदेशी हैं उनको भारत में स्थापित या भारत में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसका जो बड़ा फायदा होगा वो भारतीय छात्रों को एक ब्रॉड एरिया मिलेगा अपने आप को विकसित करने का या दूसरों की चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। तो यह भी एक अच्छी पहल है कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको भारत में अपनी यूनिवर्सिटी खोलकर पढ़ाई कराने की अनुमति दी गई। जहां पर फॉरेन यूनिवर्सिटियों को कांग्रेस सरकार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से उस समय कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं आई क्योंकि उस समय की कंडीशन ऐसी रखी गई थी। लेकिन यह नई शिक्षा नीति में कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी जाएगी, इसलिए अवश्य ही नई शिक्षा नीति के तहत अनेक यूनिवर्सिटियां जो फॉरेन टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसा नहीं कि जो कोई भी यूनिवर्सिटी आकर खोल सकता है, टॉप पे जो यूनिवर्सिटियां होंगी वही आकर भारत में अपना ब्रांच खोल सकती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे लो लेवल की यूनिवर्सिटियां हैं वो नहीं खोल सकती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके लिए जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है उसके लिए एक तरह से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI का गठन किया जाएगा, जो कि एक क्या होगा, एकल निकाय होगा, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, जिसके आधार पर सभी उच्च शिक्षा निकायों को एक साथ रखा जाएगा, जिसमें चिकित्सा और कानून दो तरह की पढ़ाई को छोड़कर अन्य सभी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके लिए 4 तरह के मुख्य डिपार्टमेंट आप कह लीजिए या निकाय को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद। यह क्या करेगा कि यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। तो आप देखे होंगे ऊपर की चीजों में शिक्षक शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है, तो आपको बता दें कि इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यह भी अब लगभग 4 वर्षों का होने जा रहा है और उसमें भी उसके भी पाठ्यक्रम में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो जो अगला डिपार्टमेंट है वो सामान्य शिक्षा परिषद का है। इसका क्या काम है, उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करना कि यह बेहतर सीखने की किस तरह से माहौल तैयार किया जाए, किस तरह से ढांचा बनाया जाए, उसके लिए एक तरह का मानक भी निर्धारण करेगा यह बॉडी। वहीं राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद क्या काम करेगा कि यह संस्थानों के प्रत्यायन यानी कि उनके कार्यों का मूल्यांकन करेगा और बुनियादी मानदंड तथा सुशासन के परिणामों पर आधारित करेगा। वही अंत में हम बात करते हैं तो उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद क्या करेगा, यह निकाय कॉलेजों को जो कि यूजीसी अब तक फंडिंग देती थी तो वह अब देगा। कौन देगा, वह विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करेगा। कौन, ये HGFC, यानी कि ये उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी का यानी कि एकल निकाय की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 4 डिपार्टमेंट या 4 निकाय रखे गए हैं जो अपने अपने स्तर पर विभिन्न तरह के कार्यों को करते हुए भारतीय उच्च शिक्षा नीतियों को विश्व स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। तो अवश्य ही जो यह उच्च शिक्षा नीति है
वह भारत में आमूल चूक परिवर्तन लाएगी और भारत को विश्व पटल पर एक निश्चित स्थान दिलाने में सफल होगी। तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको नई शिक्षा नीति को समझा पाने में सफल हुए होंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं आपके अनुसार, और आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।